हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज एक बार फिर से हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंटरेक्शन से भरा हुआ सेशन आपके लिए, जहाँ पे हम यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं यूजीसी नेट जनवरी से होने वाला है, और हम कुछ रिवीजन्स कर रहे हैं पेपर वन का। पेपर वन से रिलेटेड हर टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। मैं भी हायर एजुकेशन टॉपिक पे रिवीजन चला रहा हूँ, जहाँ पे मैं अपने नोट्स के साथ आपको रिवाइज कराता हूँ लाइव। तो आप मेरे साथ रिवीजन करिए, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करिएगा जो एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, क्विक रिवीजन, फटाफट रिवीजन, आपका टाइम भी बचेगा, आपकी तैयारी भी बुलंद होगी, और इट विल गिव यू अ बूस्ट। एंड चलिए शुरू करते हैं फिर आज का क्लास। आज मैं हायर एजुकेशन में आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक एक्चुअली दो यूनिट में कवर होते हैं। एक तो हायर एजुकेशन में होता ही है, और दूसरा जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड। क्योंकि ये जो आज का जो टॉपिक है, आपने सबने थंबनेल पे और टाइटल पे देख ही लिया होगा। ये जो टॉपिक है ये दोनों जगह से पूछे जा सकते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। तो सो द टॉपिक इज एनईपी, एनईपी 2020, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और यू कैन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इस पे आज हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे, रिवीजन क्लासेस आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, आप लोग को स्क्रीन दिखेगी चंद मिनटों में, और फिर हम शुरू करेंगे अपना प्रॉपर रिवीजन। ऑल राइट, तो आई थिंक स्क्रीन सबको विजिबल है। तो ये हमारा एनईपी 2020 है। एनईपी 2020 का जो इम्प्लीमेंटिंग प्लान है, सबसे पहले तो समझ लीजिए वो किसके द्वारा हो रहा है। तो सार्थक है, SARTHAQ, सार्थक के द्वारा किया जा रहा है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, जो जो विंग्स हैं एनईपी 2020 के, जिनकी बुनियादों पे एनईपी 2020 बना है, वो आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर लिख रखा है। इट्स एक्सेस, क्वालिटी, एजुकेशन, सॉरी इक्विटी, एक्सेस, क्वालिटी, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये पांच तत्व हैं, इन पांच तत्वों से एनईपी 2020 बना है। एक्सेस यानी कि सबको एक्सेस मिलना चाहिए इस एजुकेशन में। क्वालिटी, क्वालिटी सुपर क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए। इक्विटी यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एजुकेशन का। अफोर्डेबिलिटी यानी कि हर एक इंसान इस एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं एनईपी 2020 के। एक बार एक क्विक नजर डाल लेते हैं कि हमारे भारत में एजुकेशन पॉलिसीज, जो नीतियां बनी है एजुकेशन को रिलेटेड, उसका जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले राधा कृष्ण की कमेटी बनी थी, जो हमने कल डिस्कस किया। उसके बाद मुदालियर कमेटी बनी। कोठारी कमेटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको पढ़ के रखना है। उसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनी 1968। ये पहली कोठारी कमीशन के बाद पहली इंपॉर्टेंट कमेटी थी। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होता है 1976 में, तो एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में तब डाला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में कब आया। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई, 1986 में आती है। एनपी 1986 को मॉडिफाई किया जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शंस 1992 में। ये भी हमने कल पढ़ा है। और ये जो दो आप देख रहे हो, सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट और कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनईपी की आप समझ लो फाउंडेशन है। ओके, अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं इससे रिलेटेड, कि इन सब पॉलिसीज में क्या क्या हुआ था। तो देखिए 1968 की जो पॉलिसी थी, वो हम कह सकते हैं दैट वाज अ रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन। यानी जो एजुकेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर था, जो पूरा ढांचा था, उसको बदलने की कोशिश की गई थी, उसमें बदलाव लाने की कोशिश की गई थी। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 86 की पॉलिसी में पहली बार कहा गया कि आप जीडीपी का 6% एजुकेशन में दे दो, जो आज तक नहीं हुआ है। और सोशल एम्फोसिस ऑन रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी सबको पढ़ाई का अधिकार मिलना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए पढ़ाई में, यानी कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसके अंडर ही लागू किया गया था। फिर 1992 पॉलिसी के अंडर ही थ्री एग्जाम स्कीम बन रहा है, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं जे ट्रिपल ई, JEE, AI, ये सब जो एग्जाम्स होते हैं वो 1992 के पॉलिसीज में ही बन के आए थे, जिसे हम प्रोग्राम ऑफ एक्शंस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 1986 की जो पॉलिसी थी, यानी जो ओल्ड पॉलिसी थी, और जो 2020 में जो पॉलिसी आई कोविड के दौरान, जो न्यू पॉलिसी थी, इनमें फर्क क्या है। और 2020 की पॉलिसी को रेवोल्यूशनरी पॉलिसी क्यों कही गई थी। सबने तारीफ की थी इस पॉलिसी की। हालांकि 4-5 साल तो हो गए, प्रैक्टिकल में कितना सही है वो तो फील्ड में उतरने के बाद ही मालूम पड़ता है, पर थ्योरेटिकली हम पहले से समझ लेते हैं। तो देखिए 1986 की पॉलिसी में तीन रेगुलेटरी हेड्स थे। जो भी रेगुलेशंस होंगी उसकी जो
हेड पे बैठे हुए हैं वो तीन बॉडीज थी, एक तो सीबीएसई, एनसीईआरटी और एनसीटी। पर 2020 में इन तीनों बॉडी की जगह एक ही बॉडी बनाई गई है, एक ही हेड है, जिसको हम HECI यानी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। पुराने वाले का जो स्ट्रक्चर था वो 10+2 का था, यानी हम सब, मैं तो 10+2 में ही पढ़ के निकला हूँ, यानी कि हम 10 क्लास पढ़ेंगे फिर +2 यानी 11 12 करेंगे। 2020 में जो नई पॉलिसी आई है वो 10+2 के स्ट्रक्चर को खारिज करके 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। अभी हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि ये 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है। पुराने में एक रिजिड अप्रोच हुआ करता था कि या तो बच्चा साइंस लेगा, या तो कॉमर्स लेगा, या तो आर्ट्स लेगा। साइंस वाले कॉमर्स नहीं ले सकते, कॉमर्स वाले आर्ट्स नहीं ले सकते, या फिर आप सब्जेक्ट को मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन अभी 2020 की जो पॉलिसी है उसमें ये चीज, ये रिजिड जो चीज थी उसको हटा दिया गया है, बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि आप सब्जेक्ट अपने हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल वे में मुझे लगता है कि ये इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्कूल कुछ ही सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और उस स्कूल ही फोर्स करते हैं बच्चों को कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर कोई स्कूल में कोई बच्चा अगर कहे कि हमें फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो परमिशन ग्रांट करता है। तो ये स्कूल की जो यहाँ पे भूमिका है उस पर एक बार थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। इसके बाद ओनली टीचर्स इवेलुएटिंग द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये पुराने पॉलिसी में हुआ करता था, पर नई पॉलिसी में सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और सेल्फ असेसमेंट को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। अगर एक बच्चा खुद को असेस कर पा रहा है, खुद को इवेलुएट कर पा रहा है, तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाई को सीख पाएगा। और आज ही मैं कहीं कोई वीडियो देख रहा था इलोन मस्क का, जहाँ पे वो कह रहे थे एजुकेशन शुड बी लाइक वीडियो गेम, क्योंकि बच्चों को वीडियो गेम खेलने के लिए बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही खेलते हैं। तो इसी तरह एजुकेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उनको पढ़ने के लिए बोला ना जाए, वो खुद ही पढ़े। इसके बाद 1986 की पॉलिसी में जो जीडीपी का शेयर था एजुकेशन में, वो 3 से 4.5%, 4.45% के आसपास था, 43% के आसपास। और नई पॉलिसी में 6% कहा जा रहा है। ड्रॉप आउट स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, और यहाँ पे ड्रॉप आउट में जो नई रिवॉल्यूशन लाई गई वो होता है कि क्रेडिट सेव्ड कैन बी ट्रांसफर्म्ड। अभी एक बैंक होता है एबीसी, इसके बारे में बात कर लूँ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये ऐसा बैंक है जहाँ पे आप अपनी क्रेडिट्स को स्कोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर पढ़ाई की, आपने अपने क्रेडिट को स्कोर किया और आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आपका फर्स्ट ईयर का मार्क्स वहाँ पे स्टोर रहेगा उस बैंक में। अगर आप अपनी पढ़ाई को रिज्यूम करते हो कहीं भी, तो आप अपने फर्स्ट ईयर के क्रेडिट्स को वापस से रिडीम कर सकते हो, वापस से उसको विड्रॉ कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कदम है एबीसी बैंक। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया था, आप चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, ये बहुत ही वायरल शॉट है मेरा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एनईपी, अब हम एनईपी, प्रॉपर एनईपी पे हम पढ़ाई करेंगे कि एनईपी क्या है, समझेंगे एनईपी को एग्जैक्टली exactly। तो एनईपी 2020, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हैं। नो रिजिड सेपरेशन, नो रिजिड सेपरेशन यानी आर्ट्स कॉमर्स साइंस उसका कोई सेपरेशन नहीं है, एक स्पेक्ट्रम है ये। वोकेशनल एंड कोडिंग फ्रॉम क्लास 6 एंड इंटर्नशिप, यानी वोकेशनल स्टडी और कोडिंग क्लास 6 से पढ़ाई जाएगी और इंटर्नशिप्स करवाया जाएगा। 2 करोड़ स्कूल चिल्ड्रन इन मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में 2 करोड़ बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा। 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर होगा। 12 साल की स्कूलिंग होगी। 3 ईयर प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि प्री स्कूल और आंगनवाड़ी 3 साल का होगा। अप टू ग्रेड 5 मदर टंग में पढ़ाई होनी चाहिए। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 50% कर देना है 2035 तक। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसमें स्टेटमेंट बेस्ड, तो इसको अच्छे से याद रखिए कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है, कितने लोग दाखिला ले रहे हैं। हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% कर देना है और 3.5 करोड़ सीट्स क्रिएट करने हैं। अभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में ना यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है हायर एजुकेशन का और एक है प्री स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन का। ठीक है, हायर एजुकेशन में टारगेट 50% 2035 तक है, याद रखिएगा। और प्री स्कूल में 100% का टारगेट रखा गया है 2030 में। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, या तो वो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट देंगे, या तो इसको चेंज कर देंगे इसमें और इसको चेंज कर देंगे इसमें, दोनों रॉन्ग हो जाएगा। या फिर एक चेंज कर देंगे एक नहीं करेंगे, तो इस तरह से वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको अच्छे से जहन में बैठा लीजिएगा। इसके अलावा एक फुल फॉर्म मैंने सोचा था लास्ट में बताऊंगा फुल फॉर्म, पर बता देता हूँ, परख। फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या फीचर्स हैं हमारे एनईपी के, उस पर एक बार नजर दौड़ाते हैं।
सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, परख के अंडर आता है ये। गाइडिंग द स्टेट अचीवमेंट सर्वे, कंडक्टिंग नेशनल अचीवमेंट सर्वे, मॉनिटरिंग अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम इन कंट्री। पर जो सबसे रोचक चीज है वो है 5+3+3+4, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अब हम उस पर जाएंगे, उसको समझेंगे कि 5+3+3+4 क्या है और इसका बाइफर्केशन किस आधार पे किया गया है। ठीक है। तो एक बार मैं इसको नीचे ले जाता हूँ 5+3+3+4 में। इसमें जो पहला 5 है, ये तो मैं बता दूं कि जो 5+3+3+4 है ना, ये ईयर्स की बात की जा रही है। पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल और फिर 4 साल। इससे पहले क्या था, 10+2, 10 साल और 2 साल। तो जो पहला 5 साल है उसको फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है, नाम याद रखिएगा। इस पे मल्टी लेवल प्ले या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। यानी कि कुछ एक्टिविटी के जरिए आपने काउंटिंग सिखा दिया या अल्फाबेट सिखा दिया। ये जो 5 साल का पीरियड होगा, ये 5 साल के पीरियड को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, 3+2। पहला जो 3 साल है, यानी जब बच्चा 3 से 6 साल का है, तो आंगनवाड़ी वाली एजुकेशन दी जाएगी उसको, या प्री स्कूल जिसे हम कहते हैं, किड्स प्ले स्कूल टाइप ऑफ बाल वाटिका। और उसके बाद वाला जो 2 साल है, यानी 6 साल से 8 साल की आयु के बीच बच्चा क्लास 1 और क्लास 2 यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड की पढ़ाई करेगा। याद रखिए कि क्लास 2 तक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही करानी है, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। इसके बाद जो अगला 3 है, अगला 3 साल को प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि अब बच्चे को प्रिपेयर किया जा रहा है, बच्चे को एजुकेशन की तरफ एक्सपोज करने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। एक्सपोज नहीं किया जा रहा है, अभी उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब एक्सपोज करेंगे। ठीक है। जैसे अगर हमें कुछ पकाना रहता है, तो पहले हम प्रिपरेशन करते हैं, पूरा पूरा दुकान लगाते हैं, सब्जी काट ली, मसाले रख लिए, नमक रख लिए, तो प्रिपेयर किया जा रहा है अभी पहले। तो 3 साल की ये प्रिपरेटरी स्टेज होती है, इसमें बच्चे प्ले, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अगेन करेंगे, और क्लासरूम को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाया जाएगा कि बच्चे सवाल पूछे, टीचर उनको जवाब दे, टीचर कुछ टास्क दे तो बच्चे उनको करे, एक्टिविटी वाले टास्क। तो ये 3 साल तक ये सिलसिला चलेगा, जब बच्चे 8 से 11 साल के हो रहे हैं, यानी क्लास 3 से क्लास 5 तक यही सिलसिला चलना चाहिए। इसके बाद आता है मिडिल स्टेज, यानी अगला 3 साल जब बच्चे टीन एज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 11 साल से 14 साल के बच्चे, यानी क्लास 6 से 8 के बच्चे जो होते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराई जाएगी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर करके सीखते हो, तो इसमें बेसिकली साइंसेस पे फोकस किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब में ले जाके आप दिखा रहे हो, आप मैथमेटिक्स भी आप लैब में करवा रहे हो। इससे आपकी जो एक्टिविटी और जो प्रैक्टिकल अप्रोच है सब्जेक्ट के लिए, वो इम्प्रूव होगी। मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, ये सारे सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा। इसके बाद जो आखिरी 4 साल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको सेकेंडरी स्टेज का नाम दिया गया है। ये जो आखिरी 4 साल है, ये बच्चा 14 साल से 18 साल की उम्र तक इसमें रहेगा, यानी क्लास 9 से 12 ये सिलसिला चलेगा, ये वाला। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जो बहुत ही लैक करता है हमारे देश में। हमारे देश में लोग क्रिटिकली सोच नहीं सकते। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स दी जाएगी, स्टूडेंट अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो ये 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। कंफ्यूज नहीं होना है। नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एनईपी 2020 का स्ट्रक्चर 5+4+3+3 है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। कई स्टूडेंट ने इसे करेक्ट कह दिया, कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, पर ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। करेक्ट इज 5+3+3+4। तो इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से सभी चीजों को पढ़ें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। लेट्स मूव अहेड। अभी मेरू का फुल फॉर्म जान लो। मेरू क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। मेरू यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनईपी 2020 का आउटकम क्या है? तो यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम ईसीसीई टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2030। तो ईसीसीई से सेकेंडरी एजुकेशन पे आप एक ट्रांजिशन करोगे। एस अलाइनिंग एसडीजी 4। एसडीजी 4 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो चौथा गोल है, कि सबको एजुकेशन मिले, उस गोल के तहत आप ये काम करोगे कि आप ईसीसीई से एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ बढ़ोगे। ईसीसी क्या होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन को ईसीसी कहा जाता है। तो उस एजुकेशन से आप सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ बढ़ोगे, एसडीजी 4 को फॉलो करते हुए। अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल,
100% GER, ये तो मैंने कह दिया। टीचर्स टू बी प्रिपेयर फॉर असेसमेंट रिफॉर्म, यानी टीचर ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी हो गई है इसमें। क्योंकि अगर आप एक स्ट्रक्चर बदल रहे हो एजुकेशन का, तो टीचर को भी उस हिसाब से उस स्ट्रक्चर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसे समझना पड़ेगा। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशनल सिस्टम बाय 2030, तो 2030 तक हमें एक इक्विटेबल और इंक्लूसिव सिस्टम बनाना है जिसमें सभी लोग पढ़ सके। अब बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की, कि हायर एजुकेशन में क्या बदलाव अब हमें देखने को मिल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट तो सबसे बड़ा बदलाव है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, यानी कभी भी बच्चा छोड़ सकता है, कभी बच्चा एंटर कर सकता है। एबीसी बैंक बनाया गया, जिसके बारे में अभी मैंने जिक्र किया, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एनईटीएफ बनाया जाएगा, जिसमें जेंडर इंक्लूजन फंड होगा। स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली पाली लैंग्वेज के लिए एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ये एक बड़ा स्टेप है कि एमफिल अब नहीं होगा। एनटीए सीयूईटी 2 बार कंडक्ट करवाएगी। सीयूईटी क्या होता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी जब भी आपको कॉलेज के स्कूल के बाद कॉलेज में जाना है, उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। अक्रॉस पूरे इंडिया एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज अब इसमें आ चुकी है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी भी नहीं आई है, पर ऑलमोस्ट आ चुकी हैं सारी। ये एग्जाम साल में 2 बार होगा, और उसके मार्क्स के तहत पे आपका कॉलेज में एडमिशन होगा। यूजी को 3 से 4 साल का किया जाएगा, जो पहले 3 साल का होता था उसको 4 साल का किया जाएगा। और उस 4 साल में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप 1 साल पढ़ के छोड़ देना चाहते हो वो भी चलेगा, 2 साल के बाद छोड़ देना चाहते हो वो भी चलेगा, 3 पे भी और 4 पे भी। यानी मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स दिए गए हैं। अभी कोई बच्चा अगर 1 साल पे ही ग्रेजुएशन करके छोड़ देता है तो उसे आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट दोगे। 2 साल के बाद कोई छोड़ता है तो उसे एक एडवांस डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, मतलब डिप्लोमा दी जाएगी। 3 साल पे अगर कोई करता है तो बैचलर्स, और जो चौथा साल निपटाता है उसको बैचलर विथ रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, जिसे हम FYUP कह रहे हैं, ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये स्टूडेंट फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट अगर चाह रहा है 4 साल पढ़ेंगे तो पढ़ लो, नहीं चाह रहा है तो मत पढ़ो। अगर आपने 2 साल पढ़ के छोड़ दिया, फिर आपने सोचा कि चलो 3 साल बाद स्टार्ट करते हैं, तो आप थर्ड ईयर से वापस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो नंबर है, आपके जो क्रेडिट्स हैं, वो आपके एबीसी बैंक में ऑलरेडी स्टोर है। उसको आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। 2040 तक सारे HEI को मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट नहीं होगा। जैसे सिर्फ साइंस का इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता कोई, या सिर्फ कॉमर्स का इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा, यानी कि उसमें साइंस भी पढ़ाई जाएगी, कॉमर्स भी पढ़ाई जाएगी, आर्ट्स भी पढ़ाई जाएगी। और ये चीज़ 2040 तक करना है। इसमें वक्त इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, उसमें वक्त लगेगा, इसलिए 2040 का टारगेट रखा गया है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज है टीचर एजुकेशन, जो कि मुझे लगता है बहुत जरूरी है। टीचर एजुकेशन के लिए क्या कदम उठाया गया है? तो एनसीटीई जो है वो एनसीएफटीई फॉर्मुलेट करेगी, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बनाएगी एनसीईआरटी के साथ। 2030 तक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचर होने के लिए, वो एक 4 साल की बीएड डिग्री होगी। तो बीएड डिग्री को 4 साल का कर दिया गया है। 4 ईयर का बीएड अब होगा, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। 2 ईयर का बीएड होगा अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखा है किसी सब्जेक्ट में, और 1 ईयर का बीएड होगा अगर आपने 4 साल की यूजी कर रखी है किसी स्पेशल सब्जेक्ट में। तो ये दो अलग तरह के बीएड भी हमें देखने को मिलते हैं। बीएड पे सवाल पूछे जा सकते हैं, मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि बीएड पे सवाल वो पूछेंगे। अभी आते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे। ये कैसा फ्रेमवर्क है? एनसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंडर आपको बहुत सारी और भी फ्रेमवर्क्स मिलेंगे। तो देखिए, स्कूल एजुकेशन जो है, जो भी पढ़ाई होती है उसका अलग अलग अप्रोच होता है। एक होता है बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, एक होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। जब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे स्कूल ऑफ थॉट क्या होते हैं और किसने दिए थे। तो 1975 में, 1988 में और 2000 में जो पॉलिसीज आई थी, जो नेशनल करिकुलम बना था, अभी मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की, ईसीसी की बात की, ये सब जो बना था, ये सब बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर बना था, जहाँ पे आप बच्चों की बिहेवियर्स पे काम करते हो। एनसीएफ 2005 का जो पॉलिसी था, यानी जो फ्रेमवर्क था, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट पे था, यानी कि जो कंस्ट्रक्ट करने के, किसी चीज का निर्माण करने पे विश्वास रखती हो। ईसीसी की मैंने बात की अभी पिछले स्लाइड पे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये जो है इसको बदल के कर दिया जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन 2014, डेवलप्ड बाय MOWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। टीचर एजुकेशन में एनसीएफटी, जो 1988 में बना था, उसको एनसीईआरटी ने डेवलप किया था।
उसको रखा जाएगा। एनसीएफ जो है वो क्वालिटी टीचर एजुकेशन के लिए रखा जाएगा, अगेन डेवलप्ड बाय एनसीटी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009, अगेन डेवलप्ड बाय एनसीटी। ये सारे सीक्वेंस में आपको चीजों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्विक रिवीजन आप मेरे साथ करते रहें। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चों का क्विक रिवीजन हो जाए। ओके। मैंने खुद ये एग्ज़ाम 2 बार निकाला है, तो मैं आपकी मदद हर पॉसिबल तरीके से करने की कोशिश करूंगा। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी बांटेंगे। एनईटीएफ, एनईटीएफ क्या है? अच्छा, एडल्ट एजुकेशन मैंने बोलना भूल गया। इसमें भी एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। ये आई थिंक पहली बार बना है, फर्स्ट टाइम ये बना है, फर्स्ट टाइम। इससे पहले तो 1988 2009 आप देख ही रहो बना हुआ है, पर ये दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके। एनईटीएफ, नेशनल एजुकेशन फॉर टेक फोरम। टेक फोरम के लिए भी एक करिकुलम बनाया गया है। एडवाइस टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी ऑन टेक बेस्ड इंटरवेंशंस, कि आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो एजुकेशन में। बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज इन टेक एजुकेशन, यानी कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो वो भी इस तरह से बनाओ कि टेक्नोलॉजी के साथ वो कॉम्प्लीमेंट कर सके। एनविजन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरियाज इन द डोमेन, कुछ इसी डोमेन में, इसी क्षेत्र में कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज बनाओ। आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, नई रिसर्च और नई इनोवेशन के लिए आइडियाज लाने बहुत जरूरी हैं। और एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाई गई है इस पर्पस के लिए। अभी जो लास्ट चीज है वो है HECI, हायर एजुकेशनल। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये मेरा मैं दिखा देता हूँ आपको पीछे जाके। अभी हमने देखा था HECI, ये रहा HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि जो बड़े बड़े रेगुलेटिंग बॉडी थे उन सबको हटा के HECI बना दिया गया है। हालांकि जो यूजीसी है वो भी अब नहीं रहेगा, ये सब कुछ HECI के अंडर आ जाएगा। और HECI के 4 वर्टिकल्स होंगे। HECI के 4 वर्टिकल्स होंगे, और चारों वर्टिकल को सिक्वेंशियली याद रखना है, क्योंकि नेट में पूछ लेते हैं थर्ड वर्टिकल कौन सा है। या इस तरह से बोल देंगे कि थर्ड वर्टिकल इज नैक, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो वहां पे आपको चीजों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। पहला जो वर्टिकल है वो NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। NSC दूसरा है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। तीसरा है GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल। और चौथा है HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। अभी यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने किया है। जो तीसरा है वो HEGC है, ठीक है, दिस इज थर्ड। और जो चौथा है वो है GEC, दिस इज फोर्थ। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसलिए मैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एरो दिया है, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो इसका ख्याल रखना है। पहला NHERC है, दूसरा NAC है, तीसरा HEGC है, और चौथा GEC है। ठीक है, तो इसका आपको खासा ध्यान रखना है। यहाँ पे एक गलती है, यहाँ मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया। अभी नेशनल हायर एजुकेशन रीजनल का रेगुलेटरी काउंसिल की रेगुलेटरी बॉडी होगी। दूसरी वाली एक्रेडिटेशन बॉडी होगी, जो अभी NAC NAAC करती है जो, और जो NAB करती है। अब वो दोनों मिलके NAC हो गया है। GEC इज जनरल एजुकेशन काउंसिल, और HEGC वो ग्रांट काउंसिल है, वो ग्रांट्स देती है। जैसे UGC का जो काम है अभी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी कमीशन, वो अब HEGC देखेगी। इसके अलावा मैं कुछ फुल फॉर्म्स आपको बता दूं। शुरू में मैंने सार्थक बताया था, राइट? सार्थक का फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ये फुल फॉर्म्स में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सार्थक हो गया, निष्ठा हो गई, दीक्षा हो गया, मेरू हो गया। फिर टीचिंग एजुकेशन से स्वयं पे पूछ लेंगे। तो फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाइसेक पे पूछ लेते हैं। दीक्षा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। निष्ठा क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये टीचिंग एजुकेशन पे है। तो इस तरह से सारे फुल फॉर्म्स आप एक बार एग्जाम के पहले एक नजर दौड़ा के जरूर जाइएगा। तो ये हमारा आज का जो सेशन था, जहाँ पे मैं NEP के बारे में एक रिवीजन करना चाहता था, वो हो गया है। एंड आई थिंक ये अच्छा रहा। और इसी के साथ हमने हायर एजुकेशन का जो यूनिट है, जो हमारा हम पिछले कुछ 3 4 वीडियोस हमने किए हैं इसमें, हायर एजुकेशन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। ये आपका पूरे यूनिट का रिवीजन हो गया। अब मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो किसी और यूनिट से बनाऊंगा। अभी मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ कि मैं कौन सी यूनिट से लेके आऊंगा आपके लिए रिवीजन। मैं पर जरूर लेके आऊंगा। आज से लेके एग्जाम तक एक वीडियो मैं रोज रिलीज करने की कोशिश करूंगा, मिनिमम एक, उससे भी ज्यादा हो सकता है। हायर एजुकेशन निपट गया, 9 और यूनिट्स बचे हैं। कोशिश करूंगा कि 9 के 9 कर दूं। अगर नहीं हुआ तो सिर्फ वो यूनिट्स छोड़ूंगा जो यूनिट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन पे मुझे बता के कोई फायदा नहीं। या फिर DI,
डीआई पे मैं ज़्यादा वीडियोस बनाना नहीं चाहता, क्योंकि डीआई इज़ अ वेरी प्रैक्टिस बेस्ड थिंग, उस पर रिवीजन आप खुद ही कर सकते हो प्रैक्टिस करके। तो मैं ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल वाले पेपर्स के साथ आऊँगा, यूनिट्स के साथ आऊँगा, जहाँ पे आपको मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ पे आपको मेरे साथ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट इट रीचेस more and more people. Share with your friends. So the algorithm actually works in that way. If you share it more, if you like more, if you comment more, if you put your engagements more in the video, then it reaches more people, and then it will reach to the people, to the person who needs it the most. जो तैयारी कर रहे हैं उसको मिल सकता है ये वीडियो। ऑलराइट, सो आई होप आप मेरी बात को मानेंगे और इसको शेयर करेंगे, और पढ़ाई करते रहेंगे। पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। पूरे उत्साह के साथ, पूरे जुनून के साथ पढ़ाई करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी टिल द एंड, एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।